सबसे पहले मदर्स डे की सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। कहते हैं कि माँ निस्वार्थ भावना से हम सबकी सेवा करती है। माँ का कर्ज एक ऐसा कर्ज है जिसको ना ही आप चुका सकते हैं ना मैं चुका सकता हूँ। कोई माँ का कर्ज नहीं चुका सकता है और माँ ही एक ऐसी शख्स होती है हमारे जीवन में जो कि पूरे निस्वार्थ भावना से सेवा करती है बिना कोई लालच के। और कई बार हम ही उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं बुढ़ापा में। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसा कभी ना करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और कभी बुढ़ापा में उनका साथ ना छोड़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे, इस पे अमल करेंगे। और आज तमाम जो माताएं अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी मदर्स डे और मेरी माँ को भी हैप्पी मदर्स डे। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो ये कहानी ताजा मामला है, अभी मई की कहानी है और कैसे पुलिस वालों ने मात्र केवल 3 दिनों में इस केस को सॉल्व किया जबकि उनके पास कुछ था नहीं पता करने के लिए। तो कहानी अच्छी होगी, कहानी के आखिर तक बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो देखिए कहानी है 6 मई की है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस मतलब कि लखनऊ से जो आगरा जाने वाली हाईवे होती है वहीं उधर ही की कहानी है। तो हाईवे के बगल में जो सर्विस लाइन होता है, तो सर्विस लाइन के जो होता है या हाईवे जो होता है वो कई गांव को टच करके निकलता है। तो उनमें से एक गांव है हसनगंज। जो यहाँ पे एक गांव है हसनगंज में एक गांव है ताला सराय गांव। तो इस गांव के पास जो 4 लेन सर्विस थी, जब आम लोग इस सर्विस लाइन क्रॉस करते हैं तो 2 लोगों की लाश मिलती है। तो उन्हीं में से एक फौरन पुलिस को कांटेक्ट करता है और पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। अब देखिए इसके बाद लाश को देखने से एक महिला की लग रही थी। इस महिला की उम्र तकरीबन लगभग वो अंदाजा लगाए थे 25-30 के बीच की होगी और एक छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। तो इन दोनों लोगों की लाश मिलती है। पुलिस आसपास तहकीकात करती है, पूछताछ करते हैं क्या आपने किसी को कुछ देखा या फिर आसपास कोई सामान। तो कुछ मिलता नहीं है लेडीज के पास, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है। अब देखिए लेडी के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। अब ये एक और समस्या पुलिस वालों के लिए एक चुनौती की सबसे पहले तो पता करना है कि ये लड़की कौन है, ये बच्ची कौन है, इसके बाद कातिल तक पहुंचेंगे। तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से क्लियर कट पता चलता है कि एक मर्डर केस है। इसके बाद बताया जाता है कि लड़की की उम्र लगभग 25 साल है और उस बच्ची की उम्र लगभग 5 साल की बच्ची है। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपना शुरू करती है। पुलिस हर जगह, अब देखिए सर्विस लाइन होता है तो सीसीटीवी कैमरा जो लगे होते हैं वो सर्विस लाइन को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो जो भी कातिल था बड़े शातिर था कि सर्विस लाइन में कुछ कैमरा में कैद नहीं हो पाया कुछ, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमरे थे नहीं और फिर पब्लिक ने भी कुछ देखा नहीं। अब पुलिस की अलग समस्या कि खोजे कैसे। अब पुलिस सोचती कि काम करते हैं कि कुछ तो मिल नहीं रहा सुराग इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, ना ही कोई प्रूफ है ना ही कोई किसी ने कुछ देखा। तो चलो एक काम करते हैं, इसी के पास जो सामान मिला उसी से कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले पुलिस लेडीज के कपड़े, बच्चे के कपड़े देखते हैं कि किस फैमिली से बिलोंग करती है, उससे थोड़ा आइडिया लग सकता है। फिर पुलिस तमाम चीजें देखते, फोन तो था नहीं लेकिन लेडीज के पास एक पर्स था, पर्स में कुछ पैसे थे। अब पैसे से तो पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये जो पर्स था उस पे एक टैग लगा हुआ था। तो उस टैग पे लिखा हुआ था सुनील कुमार ज्वेलर्स और वो हरदोई का मतलब जगह था, प्लेस लिखा हुआ। तो इस पर्स पे लिखा हुआ इस जगह, तो अब पुलिस को लगता है कि चलो यहीं से कुछ मिल जाए। फिर फौरन एक टीम हरदोई रवाना होती है और पहुंचते उस पते पे जो कि पर्स पे था। अब सुनील कुमार सोनार से जाके पूछती है कि एक बात बताइए, पर्स आपके यहाँ की है? तो बोला हाँ मेरे यहाँ की है। अच्छा एक बात बताइए, दिन भर में आप कितने पर्स कितने लोगों को दे देते होंगे? तो उसने कहा कि अगर दुकान अच्छा खासा है तो 10-15 लोग को जरूर दे देता हूँ। तो देखिए हमें एक लाश मिली, एक बच्ची की मिली और एक महिला की मिली है। तो क्या आप बता सकते हैं, जान पहचान मतलब पहचान कर सकते हैं? तो देखिए ज्वेलर्स बोलता है कि अगर हाल फिलहाल में ली होगी लेडीज ने तो मैं भी शायद मैं बता पाऊँ, याद होगा तो, अन्यथा बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हर रोज आते हैं। अब इसके बाद उस लाश की फोटो दिखाई जाती है पुलिस के द्वारा। वो देखते ही सुनार पहचान लेता है, कहता कि हाँ सर ये इस लेडीज को मैंने देखा था, मतलब मैं ही दुकान पे आई थी और कुछ सामान ली थी और इसी के बदले मैंने इसे दिया, लेकिन मैं पहचानता नहीं हूँ, पर्सनली जानता नहीं हूँ। अब पुलिस को फिर निराशा हाथ लगी, लेकिन एक अच्छी खबर थी। अच्छी खबर की उसने कहा कि सर जो भी कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं मैं उनका नाम और मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, ताकि अगर भविष्य में कोई इश्यू हो या फिर कोई ऑफर हो तो उससे उन्हें ऑफर दे सके, पहुंचा सके। तो पुलिस वो नंबर लेके वापस रिटर्न हो जाती है और इस नंबर की इन्वेस्टिगेशन करती है।
तो देखिए, जब इस नंबर का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अच्छा से जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि इस लड़की का नाम रोशनी है, और 5 साल की जो बच्ची थी उसका नाम दिव्या है। इसका एक पति है जिसका नाम चतुर्वेदी या त्रिवेदी तिवारी छोटू तिवारी है। तो इसके बाद फौरन पुलिस पहुंचती है उसके पति छोटू के पास। वो जाके छोटू को बताती है, देखो हमें 2 लाश मिली है, एक तुम्हारी बीवी, एक तुम्हारी बेटी की। इसके बाद वो उसे यकीन नहीं होता, वो रोने लगता है। तमाम जो वहां पे मोहल्ले में लोग होते हैं, वहां के घर वाले होते हैं, सभी रोने लगते हैं। इसके बाद विश्वास नहीं होता तो बॉडी दिखाई जाती है, बॉडी उसके हवाले की जाती है। फिर पूरा विधि विधान के साथ जो भी क्रियाक्रम होता है उसे करता है वो छोटू। इसके बाद देखिए, पुलिस पूछते कि एक बात बताओ, तुम किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहोगे, किसी पे एफआईआर करना चाहोगे, किसी पे शक तुम्हारा? तो ये जो छोटू बात बोलता है और जो आसपास के लोग कहते हैं, उसके बाद पुलिस वालों को मतलब होश उड़ जाते हैं। ये कहता है छोटू कि देखिए, मुझे क्या ही शक होगा, जब हमारी शादी हुई, शादी के बाद बच्ची हुई, उसके बाद हम लोग अलग हो गए। ये जो रोशनी है दूसरी जगह चली गई, लखनऊ चली गई। उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ लखनऊ में रहती है और मैं यहाँ। तो मुझे क्या ही शक होगा वो किसके साथ रहती है नहीं रहती है। अब पुलिस को उन्हें लगा कि ये केस सीधा साधा है, पति बता रहे कि किस पे शक है, इंक्वायरी करेंगे, पकड़ा जाएगा कातिल। लेकिन यहाँ पे एक नया चेहरा सामने आया, नया चीज सामने आया कि पति को मतलब पति पत्नी अलग रहता है। अब पुलिस को कुछ वहां से उम्मीद लगती है, वापस बैक आती है, वापस अपनी जगह। इसके बाद पुलिस नंबर को फिर से टटोलती है, क्योंकि पुलिस सोचती है कि अगर लड़की जो महिला है और वो अलग रहती तो कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर होगा उसकी लाइफ में जिससे वो कनेक्टेड होगी हमेशा, और शायद उसी का कुछ मामला हो। तो इसके बाद नंबर को अच्छे से टटोलने के बाद एक नंबर सामने आता है। उस नंबर होता है मोनू मौर्य का। ये पेशे से एक भट्टे का मालिक है, मोनू मौर्य। अब पुलिस देखती है कि मोनू मौर्य ये ऐसा शख्स है जिससे इसकी रोशनी की अक्सर ज्यादा बातें हुआ करती हैं। इसके बाद देखिए, पुलिस थोड़ा सा और टटोलती है नंबर को, तो पता चलता है कि आखिरी जो कॉल था रोशनी के मोबाइल पे, वो भी मोनू मौर्य ने भी किया था। अब पुलिस फौरन दो टीमों को अपने वहां भेजती है मोनू मौर्य को उठाने के लिए। अब पुलिस वहां जाते हैं, मोनू मौर्य को उठा लेती है। उसके बाद तसल्ली से पूछताछ करती है। पहले तो वो मना करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं मैं नहीं जा सकता। फिर वो एक स्टोरी बताता है। आप चैनल को सब्सक्राइब किए, मैं स्टोरी बताता हूँ। वो बताता है कि देखिए, वो मानता है कि देखिए हम लोगों के बीच प्यार है, मैं रोशन से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, लड़की काफी अच्छी है। लेकिन देखिए, पूछताछ करने के बाद, सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी वो ये कबूल नहीं करता कि ये कत्ल मोनू ने किया, मतलब उसने किया। सख्ती से पूछताछ करी पुलिस, या फिर बातों को घुमा के, जितनी बार भी पुलिस पूछती बातों को घुमा के, कैसे भी पूछती, मोनू का एक ही जवाब कि मैंने नहीं मारा है साहब, मुझे नहीं पता, मैं क्यों मारूंगा, हमारे बीच इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी, बॉन्डिंग थी। अब पुलिस उसे एक बात बोलते कि अच्छा एक बात बताओ, जब अगर तुमने नहीं मारा तो आखिरी कॉल तुम्हारे नंबर से कैसे? तो बोलता मतलब। फिर पुलिस वो कॉल डिटेल दिखाती है। फिर मोनू अपना कॉल फोन निकाल के चेक करता है, तो पता चलता है सच में ये तो मेरे फोन से लास्ट कॉल किया गया रोशनी को। फिर वो थोड़ा दिमाग पे जोर डालता है, तो जोर डालता है तो फिर बोलता है कि सर एक्चुअली ये कॉल मैंने नहीं किया, एक्चुअली जबकि ये कॉल है उस टाइम मैं बाथरूम में नहा रहा था। और ये देखिए, ये कहा घटना 6 मई की है, 6 मई को लास्ट मिली थी पुलिस को। तो ये बोलता है बाथरूम में नहा रहा था। तो पुलिस बोली कि अगर तुम बाथरूम में नहा रहे थे तो किसके पास था तुम्हारा फोन, किसने कॉल किया उसको? तो थोड़ा दिमाग डालने के बाद बोलता है कि सर उस समय तो मेरी बीवी केवल थी घर पे। तो पुलिस का शक सारा चला जाता है उसकी बीवी के ऊपर। अब बीवी जिसका नाम ज्योति मौर्य। अब पुलिस एक टीम भेज के ज्योति मौर्य को उठवाती है। अब ज्योति मौर्य से देखिए पूछताछ की जाती है, वो भी इनकार करते कि मैंने नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगी। लेकिन ज्योति मौर्य के बोलने के स्टाइल में, बोलने के अंदाज में हिचकिचाहट थी। अब पुलिस को इस पे डाउट होता है और थोड़ी सख्ती से अपने अंदाज, यानी कि पुलिस के अंदाज में पूछताछ करती है। इसके बाद वो सारा मामला खुल के सामने आता है। और देखिए, फिर ज्योति एक चीज बताती है। सबसे पहले तो इस कत्ल में 5-6 लोग इन्वॉल्व थे। पहला शंकर, दूसरा कल्लू, तीसरा प्रिंस और 2 लोग और थे। तो ये बताते हैं कि देखिए सर, रोशनी तो एक मतलब शादीशुदा थी, वो अपने पति को छोड़ के यहाँ पे आई थी लखनऊ। अब यहाँ पे वो जब मेरे पति के साथ काम करने लगी तो करीबियां दोनों में बढ़ने लगी।
मेरे पति मोनू मौर्य और उसके बीच, रोशनी के बीच। और दोनों बीच कड़वियाँ बढ़ने लगी। मैंने कई बार अपने पति को समझाया कि देखो अच्छी बात नहीं, कड़वियाँ मत बढ़ाओ, लेकिन मेरा पति मानने को तैयार नहीं। और मैं भी परेशान कि मेरी सौतन है, एक तरह से सौतन लगने लगी उसे। अब एक रोज होता क्या है कि ये लोग प्लान बनाते कि अब ऐसे तो पति मान नहीं रहा है, इसको रास्ता से हटाना होगा, नहीं तो मेरा शादीशुदा लाइफ जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब इसके बाद वो एक प्लान बनाती है। इस प्लान में सबसे पहले अपने घर के 2 नौकर को शामिल करती है, जिसका नाम कल्लू और प्रिंस था। पहले भरोसा जीतते कहते, और नौकर भी जो है वो पैसों की लालच में और वफादारी के चक्कर में वो इसका कत्ल में साथ देते हैं। और एक और जो निरंकर था वो इसका ड्राइवर था, और बाकी के 2 लोग और बाहर रहते हैं, और ये खुद, मतलब टोटल 6 लोग ने मिलकर इस कत्ल को अंजाम दिया। तो जब ये बाथरूम में नहा रहा था तो उस वक्त इस महिला ने, मतलब कि ज्योति मौर्य ने कॉल किया रोशनी को और कहा कि देखो मेरे पति यानी कि मोनू मौर्य का तबीयत खराब है, तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा नाम ले रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। तब ये भी रोशनी जो उससे प्यार करती थी, सच्चा प्यार करती थी, वो फौरन तैयार होकर अपनी बच्ची को लेके वो निकलती है। यहाँ तक ज्योति मौर्य कहते हैं घर के बाहर मैंने गाड़ी भिजवा दिया है, उसी पे बैठ के आना। तो दोनों माँ बेटी बैठ के उस गाड़ी पे आते हैं। अब ऑलरेडी ये लोग 6 लोग थे, ये लोग मारते हैं मिलके। मारने के बाद अब उसी एक्सप्रेस यानी कि हाईवे पे, लखनऊ से आगरा वाले हाईवे पे वो कत्ल करते हैं। उसके बाद एक जगह ले जाके हसनगंज के तारासराय गांव में उस लाश को सर्विस लाइन के पास ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये बात उन्हें अच्छी से पता थी कि सर्विस लाइन के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, वो कैप्चर नहीं होंगे। इसीलिए वो सर्विस लाइन का इस्तेमाल करते हैं ट्रैकिंग के लिए। अब वाकई में ये कम करता है, वहां कोई प्रूफ नहीं मिलता। तो देखिए किस तरीके से पुलिस वाले ने इस केस को केवल 3 दिनों में, 6 तारीख को लास्ट में और 9 तक ये केस सलट गया था, और 3 दिनों में पुलिस वाले ने अपने दिमाग लगा के इस केस को सॉल्व किया, मात्र एक पर्स पे लिखे नाम से। तो सोचे कितना उलझा हुआ केस था ये। तो इसलिए कहते हैं पुलिस अगर चाहे तो पूरी कायनात एक कर देगी, और वो केस सॉल्व करना चाहे और अपनी पे आ जाए तो। और ये केस उसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है। तो देखिए आज की कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।